क्या कोई देश सचमुच नक्शे से गायब हो सकता है? सुनने में असंभव लगता है, लेकिन यूरोप में एक देश ऐसा था जिसको एक नहीं, दो नहीं, कई बार मिटाया गया। उसके दुश्मनों ने सोचा अब यह देश कभी वापस नहीं आएगा। उसकी जमीन बांट ली गई, उसकी पहचान खत्म करने की कोशिश की गई, उसकी भाषा दबाई गई, उसके लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वह देश वापस आया। द स्टोरी ऑफ पोलैंड। आज से लगभग 100 साल पहले यूरोप के बीचों बीच एक नया राज्य उभर रहा था। 16वीं और 17वीं सदी में पोलैंड इतना शक्तिशाली था कि उसका प्रभाव बाल्टिक सागर से लेकर पूर्वी यूरोप तक फैला था। उस समय पोलैंड और लिथुआनिया मिलकर एक विशाल शक्ति थे, लेकिन इतिहास में एक समस्या बार बार दिखाई देती। कई बार किसी देश को दुश्मन नहीं हराते, बल्कि अंदर की कमजोरियां उसे खत्म कर देती हैं। पोलैंड के साथ भी यही हुआ। पोलैंड की राजनीतिक व्यवस्था में एक बड़ी कमजोरी थी। संसद कई बार एक ही नेता पूरे फैसले को रोक सकता था। नतीजा यह हुआ कि सरकार धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। जब भी कोई बड़ा फैसला लेना होता तो अंदर ही अंदर विवाद शुरू हो जाता। उस समय की तीन शक्तियां बहुत ज्यादा मजबूत थी, रसिया, ऑस्ट्रिया और प्रशिया। इन तीनों ने पोलैंड की कमजोरी को देखा। 1772 में पोलैंड में पहला विभाजन हुआ। उसकी जमीन का बड़ा हिस्सा पड़ोसी देशों ने बांट लिया। 1793 में दूसरा विभाजन हुआ और फिर 1795 में तीसरा विभाजन हुआ। अब पोलैंड नाम देश पूरी तरह खत्म हो चुका था। नक्शे से ही उसको हटा दिया गया। उन्होंने विद्रोह किया, क्रांति की, लेकिन हर बार उन्हें कुचल दिया गया। फिर भी पोलैंड का सपना जिंदा रहा। 1914 यूरोप में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया बदल दी। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। युद्ध शुरू होते ही जो पोलैंड पर कब्जा किए थे वो आपस में लड़ने लगे। युद्ध ने रसिया को कमजोर कर दिया, जर्मनी को कमजोर कर दिया, ऑस्ट्रिया और हंगरी पूरी तरह टूटने लगे। फिर इतिहास ने पोलैंड को दूसरा मौका दिया। 1918 में वर्ल्ड वार समाप्त हो गई। 123 साल बाद पोलैंड नक्शे पर वापस लौट आया। लोग सड़कों पर उतर आए, झंडा लहराया गया। लेकिन पोलैंड की मुश्किल खत्म नहीं हुई थी। असल तूफान आना अभी बाकी था। 1923 के दशक यूरोप में एक नया नेता आया, एडोल्फ हिटलर, जो जर्मनी को शक्तिशाली बना रहा था। दूसरी तरफ सोवियत यूनियन भी विस्तार चाहता था और पोलैंड इन दोनों के बीच स्थित था। यही सबसे बड़ी समस्या थी। फिर 1 सितंबर 1939 सुबह के समय जर्मन सेना ने पोलैंड पर हमला कर दिया। टैंक आगे बढ़ रहे थे, विमान बम बरसा रहे थे। इतनी तेजी बिजली वार की दुश्मन समझ भी न पाए। पोलैंड ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन जर्मन सेना बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थी। फिर 17 सितंबर 1939 एक और झटका लगा। पूर्व से सोवियत यूनियन ने पोलैंड पर हमला कर दिया। अब पोलैंड दो विशाल शक्तियों के बीच फंस चुका था। यही वह घटना थी जिसने वर्ल्ड वार 2 की शुरुआत की। दुनिया का सबसे विनाशकारी युद्ध, करोड़ों लोग मारे गए, महाद्वीप तबाह हो गए। लेकिन पालिश प्रतिरोध ने हार नहीं मानी। अंडरग्राउंड नेटवर्क बने, सीक्रेट स्कूल चलाए गए, गुप्त लड़ाई जारी रही। फिर 1944 में वर्षा विरुद्ध हुआ। हजारों पोलिश लड़ाके सड़कों पर उतर आए। उन्होंने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन विद्रोह को कुचल दिया गया। 1945 वर्ल्ड वार 2 समाप्त हो गई। जर्मन हार गया। यूरोप का नक्शा फिर से बदल रहा था, लेकिन पोलैंड पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हुआ। अब पोलैंड सोवियत यूनियन के प्रभाव में चला गया। लौ पर्दा यूरोप पर गिर चुका था। अगले कई दशकों तक पोलैंड पर कम्युनिस्ट सरकार का शासन रहा। सरकार मेक्सिको के प्रभाव में लोगों की स्वतंत्रता सीमित थी। अर्थव्यवस्था संघर्ष कर रही थी, लेकिन पालिश जनता चुप नहीं बैठी। 1980 के दशक नया आंदोलन शुरू हुआ। एक जुट्टा मूवमेंट यह सिर्फ मजदूर आंदोलन नहीं था, यह स्वतंत्रता की मांग थी, सोवियत नियंत्रण के खिलाफ चुनौती थी। फिर आया 1989, कोल्ड वार समाप्त होने लगी। पूरे यूरोप में कम्युनिकेशन सरकारें गिरने लगी। पोलैंड ने लोकतंत्र अपनाया। एक नए युग की शुरुआत हुई। विदेशी निवेश आने लगे, इंडस्ट्रीज विकसित होने लगी। धीरे धीरे पोलैंड यूरोप की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में शामिल हो गया। एक देश जिसको नक्शे से मिटा दिया गया, जिस पर बार बार आक्रमण हुए, जिसने वर्ल्ड वार 2 की शुरुआत देखी, जिसने सोवियत युग झेला, फिर भी आज वह वापस खड़ा है।